वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 4 पूंजी के समायोजन से संबंधित सवाल अब हम कर रहे हैं कि अगर नए साझेदार की पूंजी के हिसाब से पुराने साझेदार भी अपनी पूंजी को समायोजित कर लेते हैं तो आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। इसके लिए क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले x और y का चिट्ठा निम्नांकित है। यहाँ पर देखिए x और y का डायरेक्ट उसने चिट्ठा दे दिया, उसने अनुपात नहीं बताया कि x और y इस अनुपात में साझेदार हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े तो सब में ऐसे ही होता था कि x और y या a b c जो भी है वो 3:2 के अनुपात में साझेदार है या 2/3 1/3 के अनुपात में साझेदार है। यहाँ पे उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, डायरेक्ट उसने उसकी बैलेंस शीट दे दी। तो हम ये मानेंगे कि ये दोनों साझेदार जो भी लाभ या हानि होता है उसको बराबर बराबर बांट लेते हैं। ये इनकी बैलेंस शीट दी गई है। इसके बाद आप देखिए, उन्होंने निम्न शर्तों पर Z को साझेदारी में प्रवेश दिया। फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता 10,000 रुपये से खोला जाए। फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता खोलना है, इसका मतलब ये है कि नया साझेदार ख्याति के लिए कोई राशि नगद नहीं ला रहा है। फर्नीचर और भवन पर 5% ह्रास काटना है। ह्रास का मतलब मूल्य में कमी, संपत्ति के मूल्य में कमी, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में आपको उसको लिखना है। देनदारों पर 10% आरक्षण दिया जाए। 10% आरक्षण दिया जाए मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाना है। से भी देनदारों में कमी होगी तो ये भी आपको डेबिट साइड में लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ हानि के अनुपात में समायोजित किए जाएं। जो लाभ हानि का अनुपात है वो हम निकालेंगे इसमें और फिर सभी साझेदारों की पूंजी को उसके हिसाब से बांट देंगे। Z 12,000 रुपये पूंजी लाता है और भविष्य के लाभों में उसका हिस्सा 1/4 रहेगा। नए साझेदार का हिस्सा हमको दिया गया है 1/4, पुराने साझेदारों का कोई हिस्सा नहीं दिया है, मतलब वो बराबर अनुपात है उनका। जो भी हानि होती है या लाभ होता है उसको बराबर 1/2 के अनुपात में बांट लेते हैं। हमको पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाना है। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कॉलम्स हमने बना लिए। फर्नीचर के मूल्य में कमी हो रही है और बिल्डिंग के मूल्य में कमी हो रही है। कमी हो रही है मतलब हमको डेबिट साइड में लिखना है। यहाँ लिख देंगे 2 फर्नीचर, %5 से 300 रुपये। फिर 2 बिल्डिंग, इसमें भी कमी हो रही है, डेप्रिसिएशन लग रहा है इसमें भी 1050। फिर देनदारों के ऊपर हमको 5% आरक्षण करना है तो वो भी हम इसमें लिख देंगे। 2 डेटर्स, जो डेटर्स की वैल्यू दी गई है हमको उसका 1,000 रुपये आ जाएगा हमारा अमाउंट 10% से। आप पूरी टोटल लगा देंगे। इसमें सिर्फ संपत्तियों के मूल्य में कमी ही कमी हुई है, वृद्धि किसी भी संपत्ति के मूल्य में नहीं हो रही है। वृद्धि नहीं हो रही है मतलब लॉस हो रहा है। टोटल लगा देंगे 2,350। यहाँ पर बाय लॉस ट्रांसफर्ड पूरी 2,350 की लॉस हो गई। टोटल 2,350 और जो ओल्ड पार्टनर हैं उनको उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उनका रेशो इक्वल है, 2 पार्टनर हैं, इक्वल देना है मतलब 1/2 देना है। तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14 और 2 पंजे 10, मतलब 1175 रुपये एक्स को मिलेंगे और 1175 रुपये वाई को मिलेंगे। और इस तरह से टोटल लॉस हो गई 2,350 रुपये। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें जेड को भी शामिल करेंगे। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हो गए। अब तो तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमने ये कॉलम्स बना लिए हैं। सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिख लेते हैं बाय बैलेंस BD। एक्स की कैपिटल है 15,000 और वाई की कैपिटल है 10,000। जेड की कैपिटल लिखेंगे हम बाय कैश करके, बाय कैश अकाउंट। जो जेड की कैपिटल है वो 12,000 रुपये लेकर आया है, ये हमने लिख दी। इसके बाद देखिए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया गया है। जब भी कोई नया साझेदार आता है और इस तरह से जनरल रिजर्व या कोई अवितरित लाभ साझेदारों का दिया होता है तो वो पुराने साझेदारों को उनके लाभ विभाजन के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो हम इसको इनके लाभ विभाजन के अनुपात में बांट देंगे, बराबर बराबर दे देंगे इनको बाय जनरल रिजर्व। इसकी राशि है 6,000, 3,000 रुपये इसको मिल जाएंगे, 3,000 रुपये इसको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए आप, जो ख्याति की राशि है 10,000 रुपये से ख्याति खाता खोलना है तो यहाँ लिख देंगे हम बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपये की ख्याति है, 5,000 दोनों को दे देंगे क्योंकि दोनों बराबर के साझेदार हैं। ये दोनों मिलकर इसको देंगे। ख्याति का जो समायोजन है वो हम किसके अनुसार कर रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 10 के हिसाब से। टू वाइस कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस हुआ था वो हम इसमें लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद में टू कैश अकाउंट और टू बैलेंस CD। अब ये जो अमाउंट्स हैं ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेंगे। देखिए अब आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका नया अनुपात निकाल लेते हैं। नया अनुपात माना कि फर्म का लाभ 1 है, इस 1 में से नए साझेदार के हिस्से को माइनस कर देंगे। ये बचा 3/4। 3/4 को x के हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे। x का पुराना अनुपात 1/2 इंटू 3/4 बराबर 3/8 एज इट इज़। y का 1/2 इंटू 3/4 ये भी 3/8 हो गया। और z जो 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, इनके बराबर लाने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/8। तो जो नया अनुपात है वो हो गया 3:3:2। ये तो नया अनुपात आ गया। अब हम क्या करेंगे, पूंजी का समायोजन करेंगे। पूंजी का जो समायोजन हम करेंगे वो नए साझेदार की पूंजी और नए साझेदार के अनुपात से करेंगे। नए साझेदार का अनुपात 1/4 है,
1/4 भाग की पूंजी नया साझेदार पूंजी के लिए 12,000 रुपये लेकर आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे नए 1/4 भाग की पूंजी 12,000 रुपये है, तो फर्म की पूंजी बराबर 12,000 इंटू 4/1। 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो नई फर्म की जो पूंजी हो जाएगी वो हो जाएगी 48,000। अब जो 48,000 की पूंजी है, इस 48,000 की पूंजी को हमें नए अनुपात में बांट देना है। तो x की पूंजी हो जाएगी 48,000 इंटू 3/8। 8 से इसको कैंसिल किया, 6 बार कैंसिल हो गया, ये 6,000 आ गया। 6,000 का 3 से मल्टीप्लाई किया 18,000। एज इट इज़ y की निकालेंगे हम, 48,000 इंटू 3/8, ये भी 18,000 हो जाएगा। और जो z है वो तो ला ही रहा है 12,000, और यूँ भी अगर आप उसके अनुपात के हिसाब से निकालेंगे तो भी आ जाएंगे 12,000। मतलब अब जब नई फर्म बनेगी तो नई फॉर्म में x की कैपिटल रहेगी 18,000, y की कैपिटल रहेगी 18,000 और z की कैपिटल रहेगी 12,000। अब हम बैलेंस शीट में इसको शो कर देते हैं। यहाँ इसकी कैपिटल रहेगी 18,000, यहाँ इसकी कैपिटल रहेगी 18,000 और इसके रहेंगे 12,000। अब इसमें क्या होगा, देखिए कि जिसका अमाउंट ज़्यादा जमा है वो उतना कैश विड्रॉ कर लेंगे और जिसका कैश कम है वो अमाउंट लेकर आएंगे। क्या करेंगे? लेकर आएंगे। क्योंकि इसकी पूंजी 12,000 होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने जो ख्याति का AS10 का समायोजन किया था वो हमने हटा दिया। सिर्फ हमने अब क्या करा कि जो फर्म की ख्याति थी उस ख्याति को हमने साझेदारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसके बीच में? पुराने साझेदारों के बीच में, बाय गुडविल अकाउंट करके। अब हम टोटल लगाएंगे। एक्स की टोटल 23,000 रुपये, जेड की तो दोनों साइड की इक्वल आ जाएगी 12,000। अब देखो जेड की क्रेडिट टोटल आ रही है 23,000, बट उसके पास कितने अमाउंट है? 29,175 रुपये। तो इसमें से माइनस कर देंगे हम इसको। 23,000 यही माइनस कर लेते हैं हम। 23,000 माइनस 19,175, 10 में से 2 गए 8, मतलब 3,825 रुपये। क्रेडिट में उसके पास 23,000 है, लेकिन उसको 23,000 की ज़रूरत नहीं, उसको ज़रूरत कितनी है? 19,175 रुपये की ज़रूरत है। मतलब 3,825 रुपये उसके अकाउंट में ज़्यादा जमा है, तो वो टू कैश करके इसको विड्रॉ कर लेगा और इसकी टोटल बराबर आ जाएगी 23,000। अब इसी तरह से आप देखिए y को, y की कहाँ की टोटल ज़्यादा आ रही है? डेबिट साइड की। हाँ, डेबिट साइड पे इसको कितनी ज़रूरत है? 19,175 रुपये की ज़रूरत है, बट उसके पास सिर्फ 18,000 रुपये जमा है। कितने रुपए जमा है उसके पास? ओनली 18,000। तो क्या करेंगे? जो बाकी का बचा अमाउंट है बाय कैश 1,175 रुपये वो लेकर आएगा।
और टोटल हो जाएगी 19,175 रुपये। तो देखा आपने किस तरीके से जब आपको पूंजी का समायोजन करना है तो हमें किस तरह से अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप पार्टनर्स की कैपिटल लिख देंगे, फिर नए साझेदार के द्वारा जो पूंजी की राशि लाई गई है वो हम इसमें लिख देंगे। अगर चिट्टे में कोई अवितरित लाभ या रिजर्व दिया है तो वो पुराने साझेदारों को उनके लाभ विभाजन के अनुपात में मिल जाएगा। गुडविल की जो राशि है, नया साझेदार नगद नहीं ला रहा था, ख्याति की राशि से ख्याति खाता खोलना था, तो वो खाता हमने खोल दिया, 5-5 हज़ार रुपये पुराने साझेदारों को दे दिया। उसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस था वो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में नया अनुपात निकाला हमने साझेदारों का, ये नया अनुपात निकाला और नए अनुपात के हिसाब से हमने उसकी कैपिटल निकाली कि 1/4 भाग की पूंजी 12,000 है, तो पूरी फर्म की पूंजी कितनी होगी, 48,000 रुपये। और फिर 48,000 की पूंजी को हमने नए अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उस हिसाब से जब नई फर्म बनेगी तो 18,000 एक्स की पूंजी रहेगी, वाई की 18,000 रहेगी और जेड की 12,000 रहेगी। और फिर उसके बाद में इस पूंजी को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि किसके खाते में ज़्यादा अमाउंट जमा है। जिसके खाते में ज़्यादा है वो टू कैश करके विड्रॉ कर लेंगे और जिनके खाते में कम है वो बाय कैश करके लेकर आएंगे। इसी तरह से देखो, इसमें एक्स की जो अमाउंट थी वो ज़्यादा थी तो 3,825 रुपये उसने निकाल लिए, और जो वाई है उसकी अमाउंट इधर ज़्यादा थी डेबिट में, मतलब उसको अमाउंट कम पड़ रही थी, तो वो बाय कैश करके 1,175 रुपये लेकर आएगा। तो ये था नए साझेदार के प्रवेश पर पूंजी से संबंधित समायोजन। सभी जो दशाएं हैं इसमें पूंजी के समायोजन से संबंधित या यथेश पूंजी से संबंधित, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब यथेश पूंजी आए तो आपको क्या करना है, पूंजी का समायोजन आए तो आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पूछी जाए तो आपको किस तरीके से करना है ना। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में अब पढ़ चुके हैं। थैंक यू।